आज बताऊंगा मैं टाइम इंटरपोलेशन, स्पीड ड्यूरेशन में कैसे करते हैं, टाइम रीमैपिंग में कैसे कर सकते हैं, और टाइम इंटरपोलेशन होता क्या है और आपको उसको यूज़ क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लिप इंपोर्ट करी, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था स्पीड ड्यूरेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको मान ली यहाँ से 50% किया, तो क्लिप मेरी लंबी हो गई। ये टाइम इस पर ही है, ठीक है। ये मेरी क्लिप लंबी हो गई, बोले तो स्लो हो गई, ठीक है। अभी आप देखिए कि जब मैंने इसका स्पीड ड्यूरेशन यहाँ से मैंने स्पीड इसकी 50% करी थी, तो मेरा टाइम इंटरपोलेशन के अंदर जो मेरा सैम्पलिंग, जो सारा टाइम इंटरपोलेशन में जो यूज़ हो रहा था वो हो रहा था फ्रेम सैम्पलिंग। फ्रेम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, देखिए आपको। मतलब मैंने स्पीड स्लो किया है, और फ्रेम सैम्पलिंग का मतलब क्या है। देखिए इस क्लिप की ओरिजिनल जो ड्यूरेशन थी वो थी 300 फ्रेम्स, पर जब मैंने इस क्लिप को स्लो किया तो इस क्लिप की जो ड्यूरेशन है वो 600 फ्रेम्स हो गई है। 300 फ्रेम्स एक्स्ट्रा क्रिएट हुए हैं। 300 फ्रेम एक्स्ट्रा कहाँ से क्रिएट हुए, वो प्रीमियर ने करे। किस मेथड को यूज़ किया उसने, वो मेथड था मेरा फ्रेम सैम्पलिंग, ठीक है। फ्रेम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी है आप लोगों को समझाने के लिए। फ्रेम सैम्पलिंग का मतलब होता है प्रीवियस फ्रेम इज डुप्लीकेटेड टू क्रिएट द नेक्स्ट मिसिंग वन। प्रीवियस फ्रेम का डुप्लीकेट करके अगली क्लिप बनाई जाती है। तो देखिए इसमें अगला फ्रेम बनाया जाता है। देखिए इसमें ये पहला फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम देखिएगा मूव हुआ, तो दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम कोई चेंज नहीं आया, फोर्थ फ्रेम मूव हुआ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेम है, सेवन्थ और एट्थ सेम है, नाइन्थ और 10th सेम है। वो क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है फ्रेम को, और 300 फ्रेम उसने एक्स्ट्रा सेम कॉपी पेस्ट करके क्रिएट कर दिए। वहीं अगर मैं इसको स्पीड ड्यूरेशन में जाकर अगर मैंने इसको फ्रेम ब्लेंडिंग किया होता, तो फ्रेम ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट फ्रेम आर ब्लेंडेड इन ऑर्डर टू क्रिएट द मिसिंग मिडल फ्रेम। मतलब आगे का फ्रेम और पीछे का फ्रेम मिलाकर, मान लीजिए मैं फ्रेम 1 पे हूँ, ये फ्रेम 1 और फ्रेम 2 को जोड़कर उसने ये देखिए फ्रेम 3 जो थोड़ा सा ब्लर सा आया, तो मतलब ये सेल्फ क्रिएटेड फ्रेम है, ये जो उसने क्रिएट किया है प्रीमियर ने। तो वो आगे और पीछे वाले फ्रेम को मिलाकर ब्लेंड करके एक तीसरा फ्रेम बनाता है, तो वो होता है हमारा फ्रेम ब्लेंडिंग। अब आया ऑप्टिकल फ्लो। ऑप्टिक फ्लो क्या होता है, ऑप्टिकल फ्लो में क्या होता है, द एल्गोरिदम ऑफ प्रीमियर गेसेस द इन बिटवीन फ्रेम। गेस करता है कि बीच का फ्रेम क्या हो सकता है बेस्ट, एंड क्रिएट देम आर्टिफिशियली, उनको आर्टिफिशियली क्रिएट करता है। यहाँ तो ब्लेंडिंग कर रहा था, आगे वाले फ्रेम और पीछे वाले फ्रेम को लेके ब्लेंड करके एक फ्रेम क्रिएट किया और बीच में डाल दिया। और यहाँ पर क्या होता है, वो एक आर्टिफिशियल फ्रेम क्रिएट करता है। ये जो ऑप्टिक फ्लो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, पर ऑप्टिक फ्लो का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि देखिए कभी भी आप कोई आपकी शॉट है, कोई भी आपने क्लिप ली और उस क्लिप के अंदर कोई भी आपने शॉट लिया है, उस शॉट के अंदर आपका कहीं टेक्स्ट आ रहा है, कहीं पर टेक्स्ट आ रहा है, और आप उस वाले शॉट को स्लो में करेंगे, और अगर आपने ऑप्टिकल फ्लो यूज़ किया तो ऑप्टिकल फ्लो एक्चुअली आपके फ्रेम को बिगाड़ देता है, जो फ्रेम्स होते हैं वो बिगाड़ देता है, क्योंकि वो वहाँ पे गेस कर रहा है। एक्चुअली उसको नहीं पता वहाँ टेक्स्ट में क्या लिखा है, वो गेस करके आर्टिफिशियल एक फ्रेम क्रिएट कर देगा और उसमें आपका टेक्स्ट एक्चुअली बिगड़ जाएगा। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मेरे किसी शॉट में टेक्स्ट आ रहा था, कहीं कुछ लिखा हुआ था, और जब मैंने उसको स्लो करके ऑप्टिकल फ्लो में किया था तो उसने वो टेक्स्ट मतलब बिगड़ गया था, अनरीडेबल हो गया था पूरा का पूरा। तो मैं जब भी बोलूँगा कभी भी आपकी ऐसी कोई क्लिप हो जिसमें टेक्स्ट आ रहा हो, वहाँ पे आप फ्रेम ब्लेंडिंग भी यूज़ मत करना, वहाँ पे आप यूज़ करना फ्रेम सैम्पलिंग, क्योंकि वो फ्रेम को सिंपल कॉपी पेस्ट कर देता है, खुद से कुछ क्रिएट नहीं करता। उस जगह पर आपको प्रीमियर का दिमाग यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर कुछ रीडेबल फॉर्म ना हो वहाँ पे आप ऑप्टिकल फ्लो या फ्रेम ब्लेंडिंग यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एज सच कुछ खास सच बताऊँ तो नेकेड आई से हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, पर मोशन ब्लर आपको ब्लेंडिंग में अच्छा मिलेगा, ऑप्टिकल फ्लो में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस पता चलते हैं। तो चलिए, जब
जब भी आप स्पीड ड्यूरेशन से आप कभी भी क्लिप को स्लो कर रहे हैं, तब आप यहाँ से टाइम इंटरपोलेशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं टाइम रीमैपिंग के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्पीड में लिया हुआ है ना, हाँ स्पीड में लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाया। की फ्रेम लगाना 3 तरीके हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। मैंने कंट्रोल दबा के माउस क्लिक किया है तो की फ्रेम लग गए, और मैंने इसको यहाँ से स्लो किया। अगर ये मेरी क्लिप स्लो हुई है तो उसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में फ्रेम्स कुछ क्रिएट हुए होंगे। ऑब्वियसली देखिए कि फ्रेम बढ़ गए हैं। और अगर मुझे इसकी सैम्पलिंग करनी है, अब इसको मतलब इसका टाइम इंटरपोलेशन करना है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? तो हम राइट क्लिक करिए इसके ऊपर और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टाइम इंटरपोलेशन का, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर आपको याद नहीं रहा यहाँ से करना, बाय डिफ़ॉल्ट यही रह गया, बाय डिफ़ॉल्ट तो यही रहता है, तो आप एक तरीका और है, फाइल, जब इस क्लिप को आप एक्सपोर्ट करेंगे, फाइल पे जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए और मीडिया, जब हम लोग एक्सपोर्ट सेटिंग में जाएंगे तो एक्सपोर्ट सेटिंग में देखिए एकदम बॉटम में यहाँ पे आपको टाइम इंटरपोलेशन मिलता है, फ्रेम सैम्पलिंग, फ्रेम ब्लेंडिंग और ऑप्टिकल फ्लो। आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से करते तब हैं जब आपकी हमारी पूरी टाइमलाइन का आप फ्रेम रेट चेंज कर रहे हो, पूरी टाइमलाइन का, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फ्रेम रेट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हो। स्पीड ड्यूरेशन से अगर आप क्लिप को छोटा कर रहे हैं, सॉरी स्लो कर रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। टाइम इंटरपोलेशन से कर रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी क्लास टाइम इंटरपोलेशन के ऊपर। ध्यान रखिएगा, कभी भी शॉर्ट के अंदर अगर आपका टेक्स्ट आ रहा है तो आप ऑप्टिकल फ्लो यूज़ मत करना। शायद अच्छा फ्रेम आ भी जाए, पर मेरे साथ तो मैंने ऑप्टिकल फ्लो यूज़ नहीं किया, मेरा फ्रेम एक्चुअली बिगड़ ही गए हैं। तो वहाँ पर आप फ्रेम सैम्पलिंग यूज़ करिएगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल दिमाग में आए किसी भी टॉपिक को लेकर, ज़रूरी नहीं है इसी टॉपिक के ऊपर, प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछिएगा, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगा, कमेंट में दे दूंगा। और मुझे लगता है कि अगर वो आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर पूरी क्लास क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो पूरी क्लास एक क्रिएट करके मैं बनाऊंगा, डालूंगा यूट्यूब पे। तो चलिए, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।